पिछले वीडियो में प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हम लोग देखे थे, वो आप लोग देखे होंगे और बेहतर ढंग से समझे होंगे। आज देखते हैं प्रोबेबिलिटी का डेफिनीशन, प्रोबेबिलिटी होता क्या है और प्रोबेबिलिटी का मैथमेटिकल डेफिनीशन या उसी को क्लासिकल डेफिनीशन बोलो। यानी प्रोबेबिलिटी जो हम यहाँ पे देख रहे हैं वो पूरा का पूरा जीरो लेवल से आप लोगों का जाएगा, जीरो लेवल से जाएगा। अगर देखे हुए हैं तो स्किप करते चलिए, देखिए कि कहाँ से आप लोग नहीं देखे हैं, और नहीं तो दोबारा अगर बेहतर ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो देखते जाइए। देखिए प्रोबेबिलिटी मीन्स चांस ऑफ ऑकरेंस। प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है चांस ऑफ ऑकरेंस, यानी किसी भी इवेंट का कितना चांस है होने का, यही क्या कहलाएगा, प्रोबेबिलिटी। या इसी को ऐसे ही बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी इज मैथमेटिकल मेजरमेंट ऑफ अनसर्टिनिटी ऑफ एन इवेंट। यानी प्रोबेबिलिटी जो है किसी भी इवेंट के होने का मैथमेटिकल मेजरमेंट है। यानी कि यहाँ प्रोबेबिलिटी में हम लोग क्या करेंगे, मैथमेटिकली यह देखेंगे कि कोई भी इवेंट जो रैंडम एक्सपेरिमेंट से हो रहा है, तो कोई भी इवेंट उसका मैथमेटिकल वैल्यू क्या आएगा, उसके होने का मैथमेटिकली चांस क्या होगा, तो वही हम लोग देखेंगे प्रोबेबिलिटी में। तो चलो आते हैं अब मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो इन एन एक्सपेरिमेंट लेट ई बी एन इवेंट। मान लेते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट की और उस एक्सपेरिमेंट में ई एक इवेंट है, तो इवेंट ई के लिए बात कर रहे हैं, तो इवेंट ई के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई या नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू इवेंट ई इक्वल टू एन ई, इक्वल टू एन ई। तो यहाँ पे समझो, यहाँ पे कर क्या रहे हैं हम लोग कि कोई इवेंट ई लिए, उस इवेंट ई में उस इवेंट ई के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई बोलो या नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू इवेंट ई बोलो, बात एक ही है। इवेंट ई में जो एलिमेंट होगा या ई के लिए जो फेवरेबल नंबर होगा, जो फेवरेबल केसेस होगा, उसको बोल रहे हैं एन ई। एंड टोटल आउटकम्स और सैंपल स्पेस इक्वल टू एन एस। एक बार फिर से देखते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट किए और उस एक्सपेरिमेंट में एक इवेंट ई हम लिए और उस इवेंट ई के लिए इवेंट ई में जो टोटल एलिमेंट्स होगा या इवेंट ई के लिए जो टोटल फेवरेबल केसेस होगा, दोनों अगर एन ई के इक्वल है, दोनों आपस में क्या है, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई बोलो या नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू इवेंट ई बोलो, बात एक ही है, वो कितना है, एन ई है। एंड टोटल आउटकम्स या सैंपल स्पेस अगर एन एस है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ई इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू ई बाई टोटल आउटकम्स। तो यही फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का, फर्स्ट फॉर्मूला, कि किसी भी प्रोबेबिलिटी के होने का, कोई भी इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो उस इवेंट के लिए जो फेवरेबल नंबर होगा वो ऊपर और टोटल को क्या करेंगे, नीचे। इसी को हम लोग मैथमेटिकली क्या करेंगे कि सिंबल में कैसे लिखेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ई को ऐसे लिखेंगे पीई। पीई मतलब क्या पढ़ेंगे इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ई इक्वल टू एन ई, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू इवेंट ई, एन एस यानी टोटल आउटकम्स या टोटल सैंपल स्पेस, जो भी बोलो। तो बहुत आसान फॉर्मूला है जिसको याद रखना है, और 9th-10th में पढ़े होंगे तो याद भी होगा कि किसी इवेंट ई का प्रोबेबिलिटी पीई इक्वल टू होता है एन ई बाई एन एस। परसेंटेज चांस ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ई, इवेंट ई के होने का परसेंटेज चांस क्या होगा, तो पी इंटू 100 या पी को ऐसे भी लिख सकते हैं एन ई बाई एन एस इंटू 100। एग्जाम्पल देखते हैं, इस फॉर्मूला पे देखते हैं कुछ क्वेश्चन, समझते हैं। कर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 3 व्हेन ए डाई इज थ्रोन। कह रहा है कि एक डाई को अगर हम थ्रो कर रहे हैं तो 3 से डिविजिबल नंबर आएगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो चलो, अगर डाई को थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है।
तो NS कितना होगा, NS यानी टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो 6 हो गया। यहाँ पे बोर्ड के एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो कैसे लैंग्वेज यूज करेंगे वो भी हम यहाँ पे देख रहे हैं। मान लेते हैं लेट E इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर डिविजिबल बाय 3, यानी हमें किसका प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो 3 से डिविजिबल नंबर है इसी का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो हम एक इवेंट ई मान लिए, ई क्या है, इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर डिविजिबल बाय 3। यहाँ थोड़ा लैंग्वेज सिखा रहे हैं कि लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, ऐसे प्रोबेबिलिटी में लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट होता है, यह ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ई के लिए क्या होगा, तो अगर डाई को थ्रो करेंगे तो 3 से डिविजिबल नंबर क्या क्या हो सकता है, 3 या 6। तो एन ई कितना होगा, एन ई यानी हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई 2 हो जाएगा, या इसी को बोलो ई के लिए फेवरेबल नंबर कितना होगा, या ई के लिए फेवरेबल केसेस कितना होगा, तो 2 होगा। फेवरेबल केसेस 2 क्यों, क्योंकि 3 से डिविजिबल तो या तो 3 होगा या 6 होगा, इसका नंबर कितना है, 2 है। तो हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, PE लिख दी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, और ई क्या है, इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर डिविजिबल बाय 3। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, PE को प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर डिविजिबल बाय 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, NE बाय NS। तो NE कितना 2 और NS कितना 6, NS एंड टोटल 6 था, कितना आ गया 1/3। तो और फिर अगर मान लो परसेंटेज चांस अगर पूछ दे, परसेंटेज चांस ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ई इक्वल टू क्या होगा 1/3 इंटू 100%, यानी कितना होगा, लगभग हो जाएगा 33.33%। तो क्लियर हो गया होगा मैथमेटिकल डेफिनेशन। तो किसी इवेंट ई का प्रोबेबिलिटी निकालना है तो उस इवेंट के लिए जो फेवरेबल नंबर होगा वो न्यूमरेटर में, और जो टोटल नंबर होगा या टोटल सैंपल स्पेस बोलो वो डिनोमिनेटर में। यही होगा उस इवेंट ई के, या ई बोलो या कोई भी इवेंट ABC कुछ भी हो सकता है, तो उस इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी। छापिए, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्या है क्वेश्चन, कह रहा है 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट, एन इवन नंबर एज द सम, ए प्राइम नंबर एज द सम, ए मल्टीपल ऑफ 3 एज द सम, ए टोटल ऑफ एटलीस्ट 10, ए डबलेट ऑफ इवन नंबर, ए मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाई एंड ए मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर डाई। तो देखते हैं बारी बारी से सबको। तो सॉल्यूशन मान लेते हैं, लेट एस बी द सैंपल स्पेस, मान लिए कि एस जो है वो सैंपल स्पेस है। तो NS कितना हो जाएगा, तो कितना डाई को थ्रो किया जा रहा है, 2 डाई को थ्रो किया जा रहा है। अगर एक डाई को थ्रो किया जाता तो टोटल सैंपल स्पेस 6 होता, 2 डाई को थ्रो किया जा रहा है तो टोटल सैंपल स्पेस 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा 36 होगा। अब वो 36 क्या क्या होगा, अगर चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, पहला पे 1, दूसरा पे 1, पहला पे 1, दूसरा पे 2, पहला पे 1, दूसरा पे 3, फिर 1 4 1 5 1 6, इस तरह से पहला पे 1 रखते हुए दूसरा डाई पे 1 2 3, उसी तरह पहला पे 2, दूसरा पे 1, फिर 2 2, इसी तरह कहाँ जाएगा 2 6 तक, उसी तरह पहला पे 3, दूसरा पे 1, फिर 6 होगा, पहला पे 4, इस तरह से, यानी टोटल कितना हो जाएगा, इस तरह से 36 आ जाएगा। करके देखना। तो ए नंबर हम लोग फर्स्ट नंबर देख रहे हैं। फर्स्ट नंबर क्या चाहिए हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट। तो अगर एग्जाम में आए तब तो लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट होता है प्रोबेबिलिटी में। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे इवेंट डिफाइन कर लेते हैं, लेट E1 इक्वल टू इवेंट ऑफ
गेटिंग ए डबलेट, यानी हमें जिसका प्रोबेबिलिटी चाहिए उसी के लिए हम क्या किए, उसी को एक इवेंट डिफाइन कर दिया। हमें चाहिए डबलेट, तो हम E1 मान लिए, इवेंट ऑफ गेटिंग डबलेट। तो E1 के लिए फेवरेबल क्या क्या होगा, तो एक डबलेट होना चाहिए। तो पहला पे 1, दूसरा पे 1, पहला पे 2, दूसरा पे 2। डबलेट करने का मतलब जो फर्स्ट डाई पे आए वही सेकेंड डाई पे आए। फिर पहला पे 3, दूसरा पे 3, 4 4, 5 5 और 6 6। तो NE1 कितना हो गया, तो आ गया 6। हमें क्या निकालना है, PE1, यानी PE1 करने का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट, जो फर्स्ट नंबर हमें चाहिए। तो क्या हो जाएगा, NE1 बाई NS, यानी 6/36 NS है, यानी क्या हो जाएगा 1/6। दिस इज द आंसर। सेकेंड नंबर क्या चाहिए, एन इवन नंबर एज द सम। इसका मतलब कि दोनों डाई पे जो नंबर आएगा उन दोनों का सम इवन नंबर होना चाहिए। तो चलिए एक इवेंट पहले डिफाइन कर लेते हैं। लेट E2 इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवेंट नंबर एज द सम, मतलब जो इवेंट जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना है उसी को एक इवेंट E2 मान लिए। तो E2 के लिए क्या क्या होगा, काउंट करेंगे तभी ना, उसके लिए फेवरेबल नंबर कितना होगा देखेंगे। तो सम क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, सम इवन नंबर होना चाहिए। तो देखो कैसे काउंट करेंगे, पहला पे 1, दूसरा पे 1, दोनों का सम इवन नंबर हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 1। पहला पे 1, दूसरा पे 2, चलेगा नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों का सम 3 आ जाएगा और 3 इवन नंबर नहीं है, हमें इवन नंबर चाहिए। तो 1 1 चला, 1 2 नहीं चलेगा, 1 3 चलेगा, फिर 1 4 नहीं चलेगा, 1 5 चलेगा, फिर 1 6 नहीं चलेगा। तो 1 6 नहीं चला, तो पहला पे 1 रखते हुए दूसरा पे क्या क्या चलेगा, 1 3 5। उसी तरह पहला पे 2 रखे, दूसरा पे सम इवन नंबर होना चाहिए। मतलब इस तरह से करोगे तो तुम्हें छूटेगा नहीं। कर क्या रहे हैं, तो एक बार क्या किए कि पहला पे 1 रखे, यानी पहला डाई पे 1 लाए और दूसरा पे देखे कि क्या क्या आएगा कि सम उसका इवन नंबर होगा। तो पहला पे 1, दूसरा पे 1, फिर 1 3 1 5। अब 1 पहला पे 1 के लिए खत्म हो गया, तो अब स्टार्ट करो क्या, पहला पे 2 रख के। तो पहला पे 2, दूसरा पे 1 नहीं चलेगा, 2 चलेगा, पहला पे 2, दूसरा पे 3 नहीं चलेगा, 4 चलेगा, फिर 2 6 चलेगा। अब पहला पे क्या करो, 3 रखो, दूसरा पे 1 चलेगा, फिर 3 चलेगा, फिर 3 5 चलेगा, सम इवन नंबर होना चाहिए। फिर पहला पे 2, दूसरा पे 2 चलेगा, फिर 4 4 4 6, यानी पहला पे 4, दूसरा पे 6। फिर पहला पे 5, दूसरा पे 1, 5 3 चलेगा, फिर 5 5 चलेगा, 5 6 नहीं चलेगा, पहला पे 5, दूसरा पे 6 नहीं चलेगा, फिर पहला पे 6, दूसरा पे 2 चलेगा, फिर 6 4 चलेगा, फिर 6 6 चलेगा। इतना आया, कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 इंटू 3 18। तो NE2 कितना हो गया, तो 18 हो गया। तो PE2 कितना होगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज इवन नंबर, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर एज ए सम इक्वल टू क्या होगा, तो NE2 बाई NS इक्वल टू NE2 कितना आ गया 18 बाई NS कितना है 36, फाइनली कितना हो जाएगा 1/2। चलो थर्ड नंबर क्या चाहिए हमें, तो ए प्राइम नंबर एज द सम। तो एक इवेंट और डिफाइन किए, E3 इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर एज द सम। यहाँ पे सम क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। अब प्राइम नंबर क्या होता है आप लोग को मालूम होगा कि ऐसा नंबर
जो 1 से भरा हो, 1 से भरा हो, एक और अपने आप से डिविजिबल हो। तो चलो E3 के लिए देख लो क्या क्या हो सकता है। सम क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर। तो 1 दूसरा पे 1 चलेगा, क्योंकि 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, जो एक प्राइम नंबर है। पहला पे 1 दूसरा पे 2 चलेगा, क्योंकि 3 प्राइम नंबर है। पहला पे 1 दूसरा पे 3 नहीं चलेगा, क्योंकि 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, 4 क्या प्राइम नंबर नहीं है। पहला पे 1 दूसरा पे 4 चलेगा, क्योंकि 5 प्राइम नंबर है। फिर 1 6 चलेगा। यानी कौन कौन चला, पहला पे 1 रखते हुए क्या क्या चला, यानी क्या क्या चला करने का मतलब एक्सेप्टेबल क्या क्या हुआ। पहला पे 1 दूसरा पे 1, फिर 1 2 1 4 1 6। अब पहला पे 2 रख के देख लो, पहला पे 2 दूसरा पे 1 चलेगा, 2 3 चलेगा, 2 2 नहीं चलेगा। फिर 2 2 3 चला, 2 4 नहीं चलेगा, 2 5 चलेगा। फिर 2 6, तो 2 6 नहीं चलेगा। अब पहला पे 3 दूसरा पे 1 नहीं चलेगा, 2 चलेगा। पहला पे 3 दूसरा पे 3 नहीं चलेगा, 4 चलेगा। पहला पे 3 दूसरा पे 5 नहीं चलेगा, 6 भी नहीं चलेगा। चलो पहला पे 3 रख, यही 2 आएगा। पहला पे 4 दूसरा पे 1 चलेगा। पहला पे 4 दूसरा पे 2 नहीं चलेगा, 4 2 नहीं चलेगा, 4 3 चलेगा, 4 3 चलेगा। फिर 4 5 नहीं चलेगा, 4 6 भी नहीं चलेगा। चलो पहला पे 5 दूसरा पे 1 नहीं चलेगा, 5 1 नहीं चलेगा, क्योंकि 5 1 6 आ जाएगा, 6 प्राइम नंबर नहीं है। 6 2 5 2 चलेगा, 5 3 नहीं चलेगा, 5 4 नहीं चलेगा, 5 5 नहीं चलेगा, 5 6 चलेगा। ये समझ में आ रहा है, चलेगा नहीं चलेगा, तुम लोग कहीं चल ही रहा है, दिमाग में कुछ और चल रहा है। चलो पहला पे 6 दूसरा पे 1 चलेगा, 6 2 नहीं चलेगा, 6 3 नहीं चलेगा, 6 4 भी नहीं चलेगा, 6 5 चलेगा, यानी सम प्राइम नंबर आएगा। 6 6 नहीं चलेगा। तो कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। NE3 कितना आ गया, तो 15 हो गया। तो हमें तो PE3 चाहिए ना, तो PE3 ऊपर लिख दे रहे हैं, हमें PE3 चाहिए। तो PE3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, NE3/NS। NE3 कितना 15/36 कितना हो जाएगा 5/12। 5 से अगर काटेंगे तो 5/12 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 5/12। तो लिखो, मिटाएंगे। समझ में आ रहा है ना, सब आसान क्वेश्चन है। तो बहुगा टाइप क्वेश्चन है, जो लोग नहीं पढ़ा है अभी तक उनके लिए। अगर आप लोग पढ़े हैं, जानते हैं, तो स्किप कीजिए, आगे देखिए। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्या करे, ए मल्टीपल ऑफ 3 एज द सम। तो मान लेते हैं लेट E4 इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ थ्री एज द सम। तो E4 के लिए क्या क्या फेवरेबल केसेस होगा, यानी सम क्या होना चाहिए 3 के मल्टीपल। तो सम 3 के मल्टीपल होना चाहिए। तो क्या करेंगे कि पहला पे 1 दूसरा पे क्या क्या होगा देखेंगे, फिर पहला पे 2 दूसरा पे रख रख के देखेंगे कि सम बस मल्टीपल 3 क्या आ जाना चाहिए, वो चलेगा। पहला पे 3 दूसरा पे फिर रख रख के देखेंगे। ऐसे करने से केसेस छूटेगा नहीं आपसे। तो चलो पहला पे 1 दूसरा पे 1 नहीं चलेगा, क्योंकि 1 और 1
का सम 2 होगा जो 3 के मल्टीपल नहीं है। 1 2 चलेगा, 1 3 नहीं चलेगा, 1 4 नहीं चलेगा, 1 5 चलेगा, 1 6 भी नहीं चलेगा। अब 2 ले लेते हैं, 2 1 चलेगा, 2 2 नहीं चलेगा, 2 3 नहीं चलेगा, 2 4 चलेगा, 2 5 नहीं चलेगा, 2 6 भी नहीं चलेगा, 3 1 नहीं चलेगा, 3 2 नहीं चलेगा, 3 3 चलेगा, 3 5 चलेगा, 3 5 नहीं चलेगा, 3 6 चलेगा, फिर 4 1 नहीं चलेगा, 4 2 चलेगा, 4 4 नहीं चलेगा, 4 5 चलेगा, 4 6 नहीं चलेगा क्योंकि 4 6 10 होता है, 4 + 6 10 होता है, 5 1 चलेगा, 5 2 नहीं चलेगा, 5 3 नहीं चलेगा, 5 4 चलेगा, 5 5 नहीं चलेगा, 5 6 भी नहीं चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा, आ रहा है ना समझ में। 6 1 नहीं चलेगा, 6 2 नहीं चलेगा, 6 3 चलेगा, 6 4 नहीं चलेगा, 6 5 नहीं चलेगा, 6 6 चलेगा क्योंकि 12 आएगा और सम क्या हो जाएगा, सम 12 आएगा जो 3 से डिविजिबल है या 3 का मल्टीपल है। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी Ne4 इक्वल टू हो गया 12, तो Pe4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो Ne4 यानी 12/ns यानी 36 यानी आ जाएगा 1/3, यही आंसर होगा। चलो फिफ्थ नंबर 1/3। फिफ्थ नंबर क्या है, ए टोटल ऑफ एटलीस्ट 10। तो चलो मान लेते हैं लेट E5 इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ एटलीस्ट 10। टोटल ऑफ एटलीस्ट 10 करने का मतलब दोनों डाई पे जो नंबर है उन दोनों का सम कम से कम 10 होना चाहिए। अब कम से कम 10 होने का मतलब क्या होगा, सम दोनों का, दोनों पे जो नंबर आएगा उसका सम 10 होगा तो भी चलेगा, 11 होगा तो भी चलेगा, 12 होगा तो भी चलेगा, क्योंकि जब दो डाई हम थ्रो कर रहे हैं तो दो डाई पे मैक्सिमम सम क्या हो सकता है 12 और मिनिमम सम क्या हो सकता है 2, क्योंकि पहला पे 1 दूसरा पे 2 आ जाए, मैक्सिमम पहला पे 6 और दूसरा पे जब 6 हो जाए, तो यहाँ पे कह है कि सम कम से कम 10 आना चाहिए। तो सम कम से कम 10 आने का मतलब क्या हुआ, सम दोनों पर का सम 10 आएगा चलेगा, 11 आएगा चलेगा, 12 आएगा तो भी चलेगा, 12 से ज़्यादा सम ऐसे भी हो नहीं सकता, तो 12 से ज़्यादा देखेंगे भी नहीं। तो अब क्या करेंगे, E5 के लिए फेवरेबल क्या होगा, तो दोनों पर का सम 10 होगा वो भी एक्सेप्टेबल होगा, 11 होगा तो भी एक्सेप्टेबल होगा, 12 होगा तो भी एक्सेप्टेबल होगा। तो चलो पहला पे 1 दूसरा पे मैक्सिमम 6 भी आ जाएगा तो एक्सेप्टेबल नहीं है, पहला पे 2 3 4, पहला पे अगर 4 दूसरा पे 6 आ जाए तो सम क्या हो जाएगा 10 चलेगा, फिर पहला पे 5 दूसरा पे 5 सम 10 आएगा चलेगा, पहला पे 5 दूसरा पे 6 सम 11 आएगा वो भी चलेगा, पहला पे 6 दूसरा पे 4 सम 10 आएगा तो भी चलेगा, 6 5 11 आएगा तो भी चलेगा, 6 6 12 आएगा ये भी चलेगा। कितना आ गया 2 4 6, यानी Ne5 इक्वल टू क्या आ गया 6, तो Pe5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो Ne5 6/36 यानी आ जाएगा 1/6 आंसर। तो चलो फिफ्थ का आ गया 1/6। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, तो ये डबलेट ऑफ इवन नंबर, ये डबलेट ऑफ इवन नंबर करने का मतलब दोनों पे जो नंबर आए वो दोनों का दोनों इवन होना चाहिए। डबलेट ऑफ इवन नंबर करने का मतलब ये हुआ कि पहला पे जो इवन नंबर है दूसरा पे भी वही इवन नंबर होना चाहिए। तो चलो उसके लिए E6 मान लिए, लैंग्वेज सब लिख लेना। तो E6 के लिए क्या क्या फेवरेबल होगा, 2 2 4 4 6 6 यही होगा। तो Ne6 कितना आ गया, तो 3 आ गया, 1 2 3, तो Pe6 कितना हो जाएगा, तो 3/36 यानी आ जाएगा 1/12। चलो 6 हो गया, 7
एक क्वेश्चन और है, सेवन नंबर उसके लिए मान लेते हैं E7। क्या कह रहा है, ए मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाई एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर डाई, यानी एक डाई पे 2 के मल्टीपल और दूसरे डाई पे 3 के मल्टीपल। किसी एक डाई पे 2 का मल्टीपल और दूसरे डाई पे 3 का मल्टीपल। इसका मतलब जब फर्स्ट पे 2 का मल्टीपल होगा तो दूसरा डाई पे 3 का मल्टीपल नंबर होना चाहिए, या पहला पे जब 3 का मल्टीपल होगा तो दूसरा पे 2 का मल्टीपल होना चाहिए। यही बोल रहे हैं यहाँ पे कि एक डाई पे 2 के मल्टीपल, दूसरे डाई पे 3 के मल्टीपल। अगर क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे दिया रहता कि ये मल्टीपल ऑफ 2 ऑन फर्स्ट डाई एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन सेकेंड डाई, इसका मतलब ये होता कि फर्स्ट डाई पे 2 का मल्टीपल और सेकेंड डाई पे 3 का मल्टीपल, केवल यही होगा, यही वाला चलेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं बोल रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि एक डाई पे 2 का मल्टीपल और दूसरे डाई पे 3 का मल्टीपल। इसका मतलब कि फर्स्ट पे अगर 2 का मल्टीपल होगा तो दूसरा पे 3 का मल्टीपल होना चाहिए, या फर्स्ट पे अगर 3 का मल्टीपल है तो दूसरा पे 2 का मल्टीपल है। तो यहाँ पे फेवरेबल केसेस काउंट करने के लिए, देखने के लिए हम क्या करेंगे इसको कि पहले देखेंगे कि फर्स्ट पे जब 2 का मल्टीपल लिए और दूसरा पे 3 का मल्टीपल, वो पहले काउंट कर लेंगे। फिर क्या करेंगे कि पहला पे 3 के मल्टीपल और दूसरा पे 2 का मल्टीपल। ऐसे करने से क्या होगा, कोई भी केसेस छूटेगा नहीं। तो पहला पे 2 का मल्टीपल, दूसरा पे 3 का मल्टीपल, काउंट करो। पहला पे 2 का मल्टीपल 2, दूसरा पे 3 का मल्टीपल 3 चलेगा, फिर 2 4 नहीं चलेगा, 2 5 भी नहीं चलेगा, 2 6 चलेगा। पहला पे 2 का मल्टीपल तो 3 नहीं ले सकते, 4 3 चलेगा, 4 6 चलेगा, फिर 5 नहीं चलेगा, 6 3 चलेगा, 6 6 चलेगा। पहला पे 2 का मल्टीपल, दूसरा पे 3 का मल्टीपल। और कुछ नहीं हो सकता जिसमें पहला डाई पे 2 का मल्टीपल और दूसरा डाई पे 3 का मल्टीपल, सब हो गया। अब काउंट, अब लिस्ट करो कौन सा, पहला पे 3 का मल्टीपल और दूसरा पे 2 का मल्टीपल। तो पहला पे 3 का मल्टीपल और दूसरा पे 2 का मल्टीपल, तो पहला पे 3 का मल्टीपल, दूसरा पे 2 का मल्टीपल, तो 3 2 3 4 3 6, या 6 2 6 4 6 6 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 6 6 ऑलरेडी एक बार आ चुका है। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो NE7 कितना हो गया, तो NE7 11 हो गया। तो PE7 कितना हो जाएगा, NE7 यानी 11/36। यही आंसर होगा। ठीक है, छापिए। देखो अब नोटेबल पॉइंट्स क्या है। इफ ए इज एन इवेंट, ए अगर एक इवेंट है तो 0 से लेकर PA 1 तक होगा। PA कहने का मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ए, यानी किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी या तो 0 होगा या तो 1 होगा या उसके बीच में होगा। इससे बड़ा हो ही नहीं सकता, न 0 से छोटा होगा न 1 से बड़ा होगा। कभी भी किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या उसके बीच में होगा, न 0 से छोटा होगा न 1 से बड़ा होगा। मान लो अगर क्वेश्चन पूछ दे कि किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 3 होगा क्या, तो बोलेंगे नहीं हो सकता। 3 किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे मालूम है इसलिए नहीं हो सकता। ठीक है, -1/2 हो सकता है क्या, तो भी नहीं हो सकता। सेकेंड नंबर, इफ PA इक्वल टू 0, अगर मान लो किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 आ गया, यानी A इज इम्पॉसिबल इवेंट, तो A क्या होगा, इम्पॉसिबल इवेंट होगा। किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 आ गया मतलब वो पक्का कैसा इवेंट होगा, इम्पॉसिबल होगा। जैसे एग्जांपल सुन लो, मान लो एक डाई को थ्रो किए और हम बोले कि डाई को जब थ्रो किए तो 7 आए, इसका प्रोबेबिलिटी। तो डाई को जब थ्रो करेंगे तो टोटल सैंपल स्पेस 6 होगा,
और 7 आना चाहिए, तो 7 के लिए फेवरेबल नंबर क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि इस डाई को जब थ्रो करेंगे तो 0 आ ही नहीं सकता, तो फेवरेबल नंबर तो 0 हो गया, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 0/6 यानी कि 0। ठीक है, तो अगर प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट का 0 मतलब वो इम्पॉसिबल इवेंट है। सेकेंड का सेकेंड नंबर, इफ PA इक्वल टू 1, अगर PA 1 हो जाए यानी किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 हो जाए, मतलब वो पक्का कैसा इवेंट होगा, श्योर इवेंट होगा, या श्योर और सर्टेन इवेंट होगा। जैसे मान लो कि एक डाई ही लेते हैं, उसके सारे फेस को 1 से कलर कर दिए, यानी सारे फेस पे 1 लिख दिए, और तब डाई को उछाले और 1 आने का प्रोबेबिलिटी, तो 1 आने का प्रोबेबिलिटी 1 ही होगा, और यह श्योर इवेंट भी है। इफ S इज सैंपल स्पेस, सैंपल, इफ S इज सैंपल स्पेस, अगर S सैंपल स्पेस है, देन PS इक्वल टू 1, अगर S सैंपल स्पेस है तो सैंपल स्पेस का ही प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 1 आएगा, तो आसान है। 4, इफ A एंड B आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, देन PA प्लस PB इक्वल टू 1, यानी A और B किसी एक्सपेरिमेंट का दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स है, तो उन दोनों के प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 आएगा। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव क्या होता है हम बताए थे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होगा, तो दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तभी होगा जब उन दोनों का इंटरसेक्शन 5 हो जाए, और एग्जॉस्टिव कब होगा, तो जब दोनों का यूनियन लेंगे तो सैंपल स्पेस हो जाएगा। ये ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिटेल से हम लोग देखे थे। इस पे भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो एक क्वाइन को टॉस किए, तो क्वाइन को टॉस किए तो सैंपल स्पेस क्या होगा, तो 1 होगा, 2 होगा। हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो मान लेते हैं हेड आने का इवेंट ए है, तो ए के लिए क्या, सॉरी 1 2 नहीं, अगर एक क्वाइन को टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस H होगा या T होगा, मतलब हेड आएगा या टेल आएगा। मान लेते हैं ए जो है वो हेड आने का घटना है, हेड आने का इवेंट है, तो ए के लिए क्या होगा, केवल H होगा, और बी मान लेते हैं टेल आने का इवेंट है, तो बी क्या होगा, तो T होगा। तो पी ए कहने का मतलब क्या, कि हेड आने का प्रोबेबिलिटी, तो इसका नंबर तो 1 ही आया, तो 1, और सैंपल स्पेस कितना है, 2 है, तो 1/2। PB कितना होगा, तो ये भी 1/2 होगा। तो यहाँ से देख सकते हो कि ए और बी इस एक्सपेरिमेंट का कौन सा एक्सपेरिमेंट है, तो एक क्वाइन को टॉस कर रहे हैं, तो जब एक क्वाइन को टॉस कर रहे हैं तो उस एक्सपेरिमेंट के लिए ए और बी, यहाँ पे ए और बी दोनों क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्यों, क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन कुछ नहीं आएगा। एग्जॉस्टिव भी है क्योंकि इन दोनों को मिला दीजिएगा सैंपल स्पेस आ जाएगा। तो यहाँ देख सकते हो दोनों के प्रोबेबिलिटी का सम यानी 1/2 + 1/2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। In general, if A1, A2, A3, An are n mutually exclusive and exhaustive events of an experiment, then PA plus PA1 plus PA2 plus PA3 plus PAN equal to 1 होगा। इन जनरल यहाँ पे क्या बताया गया, इसी का जनरल फॉर्म है। यहाँ पे दो इवेंट की बात कर रहे हैं कि ए और बी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है तो उन दोनों के प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा। यहाँ पे क्या बोला गया कि किसी एक्सपेरिमेंट में हम n इवेंट डिफाइन किए और वो n इवेंट जो है वो क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है, तो उन सभी इवेंट का प्रोबेबिलिटी का सम यहाँ भी 1 ही होगा। ठीक है। 5th नंबर, PA प्लस PA कॉम्प्लीमेंट 1 होगा। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो ए का मतलब ए के होने का प्रोबेबिलिटी, ए क्या है, इवेंट ए, और ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, नॉट इवेंट ए। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कॉम्प्लीमेंट में कि ए अगर इवेंट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ए कॉम्प्लीमेंट इवेंट ए के ना होने को रिप्रेजेंट करता है। तो पी ए यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ए प्लस पी ए कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकरेंस ऑफ इवेंट ए, दोनों का सम कितना हो जाएगा, 1 होगा। इसको भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन हम देखेंगे इस पे कि किसी इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी और उस इवेंट के ना होने का प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा क्या होगा, 1 आएगा। जैसे एग्जांपल मान लो इसी क्वेश्चन में लेते हैं, मतलब इसको प्रूफ कर दे रहे हैं।
मान लो कि एक कॉइन को टॉस किए तो सैंपल स्पेस हेड और टेल आएगा। ए मान लेते हैं कि हेड आने का इवेंट है, तो ए के लिए फेवरेबल क्या होगा, एच होगा। तो पी ए कितना होगा, तो पी ए कितना होगा, तो 1/2 पी ए हो गया 1/2, यानी हेड आने का प्रोबेबिलिटी। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो हेड न आने का घटना होगा। ए अगर हेड आने का इवेंट है तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, हेड न आने का इवेंट। हेड न आने का इवेंट कहने का मतलब क्या, टेल आने का इवेंट। अब कॉइन को टॉस करेंगे, हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा, टेल ही आएगा ना। तो क्या हो गया टी, तो पी ए कॉम्प्लीमेंट यहां से निकालेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 1/2। तो देख सकते हो दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, तुम्हें 1 ही मिल जाएगा। तो किसी इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी और उसके ना होने का प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है। ये क्वेश्चन इस पे छोटा सा देख लेते हैं। इफ 3/10 इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन इवेंट विल हैपन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट हैपन। कह रहा है कि किसी इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी 3/10 है, तो उसके ना होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। ये तो बहुत आसान है। मान लेते हैं लेट ई इज द इवेंट, जिस इवेंट की बात कर रहे हैं उसको मान लिए कि वो इवेंट ई है। तो हमें गिवन क्या है, तो इवेंट ई का प्रोबेबिलिटी 3/10, और हमें निकालना क्या है, इवेंट के ना होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो फॉर्मूला यूज कर लो, पीई प्लस पीई कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 1 होता है। किसी इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी और उसके ना होने का प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा। तो हमें पीई कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो क्या होगा 1 माइनस पीई, यानी 1 माइनस 1/2 क्या आ गया, 1 माइनस 1/2 नहीं, यहाँ 3/10 है। 1 माइनस 3/10, 10 माइनस 3 यानी क्या आ जाएगा 7/10। यही आंसर होगा। लिखिए देखो क्वेश्चन कह रहा है 3 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, 3 डाई को एक साथ थ्रो किए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ एटलीस्ट 6। यानी 3 डाई को जब एक साथ टॉस किए तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि टोटल कम से कम क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो जब 3 डाई को पहले थ्रो करेंगे तो टोटल सैंपल स्पेस क्या होगा, तो सॉल्यूशन लेट एस बी द सैंपल स्पेस, लेट एस बी द सैंपल स्पेस। अगर एस सैंपल स्पेस होगा देन पी एस कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6 इंटू 6 इंटू 6, यानी कितना 216। क्लियर है क्यों 216, क्योंकि पहला पे भी 6 तरीका, दूसरा पे भी 6, तीसरा पे भी 6, तीनों का प्रोडक्ट ये बताए थे पिछले वीडियो में कि कैसे 216 होगा। ठीक है, क्योंकि एक डाई पे भी 6 तरीका से, दूसरा पे भी 6, तीसरा पे भी 6, और तीनों डाई को एक साथ उछाल दिए, एक साथ फेंक दिए, तो टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा 216। हमें क्या चाहिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ एटलीस्ट 6, यानी सम क्या होना चाहिए, कम एटलीस्ट 6 कहने का मतलब सम कम से कम 6 होना चाहिए। तो पहले मान लेते हैं लेट ई इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ एटलीस्ट 6। मान लिया कि ये क्या है, ऐसा इवेंट कि सब टोटल क्या हो, कम से कम 6 हो। अब तुम देखो 3 डाई को हम थ्रो कर रहे हैं, तो 3 डाई को थ्रो करेंगे तो कम से कम सम कितना होगा, तो कम से कम सम 3 होगा, तीनों पे 1 1 जब आ जाएगा तब। और ज्यादा से ज्यादा सम क्या हो सकता है, तो मैक्सिमम सम तीनों का 18 हो सकता है। यानी 3 डाई को जब थ्रो करेंगे तो कम से कम तीनों डाई पर नंबर का सम 3 हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा 18 हो सकता है। अब हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सम क्या होना चाहिए, कम से कम 6 होना चाहिए। तो कम से कम 6 करने का मतलब क्या हुआ कि सम 6 होगा तो भी चलेगा, 7 वाला भी चल जाएगा, सम 8 वाला भी चल जाएगा, 9 भी चल जाएगा, 10 भी चल जाएगा, 11 भी चल जाएगा, 12 भी चल जाएगा, 13 14 15 16 17 18 तक चलेगा। तो बहुत सारा केसेस आ जाएगा। बहुत सारा केसेस करने का मतलब ये हुआ कि पहले सम 3 होगा, सॉरी पहले सम 6 होगा, उसके लिए देखेंगे कि पहला पे 1, दूसरा पे 1, तीसरा पे 4 आ जाए, इस तरह से। तो सम
पहले तीनों पे सम 6 होगा, उसके लिए तो क्या होगा, 2 डाई तो है नहीं, 3 डाई है, तो बहुत हौच पौच होगा कि केवल तीनों पर का सम 6 को देखने के लिए बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाएगा। फिर 7 के लिए देखना होगा, 8 के लिए देखना होगा, इसी तरह 18 तक जाकर देखना होगा। तो देखने से ही लग रहा है कि क्वेश्चन तो बहुत लेंदी चला जाएगा अगर हम ऐसे चले तब। तो जब भी अगर क्वेश्चन लेंदी लगे, कहने का मतलब कि ऐसे केस काउंट करेंगे तो बहुत सारा केस आ जाएगा, बहुत सारा केस आ जाएगा। तो क्या करेंगे, अब कंप्लीमेंट पे सोचेंगे। कंप्लीमेंट पे क्यों सोचेंगे, तो जैसे मान लो कि टोटल सैंपल स्पेस मान लेते हैं कि 5000 आ गया, मान लें टोटल सैंपल स्पेस मान लो 5000 आ गया, और किसी इवेंट का हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, और उस इवेंट के लिए फेवरेबल केसेस काउंट करने के। तो काउंट करने लगे, तो काउंट करते करते मान लो काउंट करते करते हम किए तो 5000 तक काउंट, 4000 या 4500 तक काउंट किए। 4500 तक काउंट करना कोई आसान बात है नहीं, कितना बड़ा पेज होगा पूरा, मतलब कि पेज भी खत्म हो जाएगा तो भी काउंट नहीं हो पाएगा। मान लो एग्जाम्पल के लिए, समझाने के लिए हम बता रहे हैं कि 5000 है, और जब हम काउंट करने गए फेवरेबल, टोटल सैंपल स्पेस 5000 है, और इवेंट जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना है उसका फेवरेबल केसेस काउंट करने गए। तो काउंट करने जब जा रहे हैं तो मान लो काउंट करते 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 बहुत ज़्यादा हो गया, यानी अभी बाकी ही है काउंट करना, अभी बाकी ही है काउंट करना फेवरेबल, और देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जा रहा है यह। तब क्या करेंगे कि हम इसके कॉम्प्लीमेंट से सोचेंगे। क्यों, क्योंकि मान लो कि फेवरेबल काउंट करने गए और 4998 फेवरेबल केस आ गया, काउंट कर लिए मेहनत करके पूरा पसीना गिरा के 2-4-5 दिन में काउंट किए कि 4998 फेवरेबल होगा। तो इससे अच्छा तो क्या करो कि फेवरेबल काउंट करने से अच्छा है कि अनफेवरेबल काउंट कर लो। अनफेवरेबल काउंट करोगे तो तुम्हें कितना मिलेगा, 2 ही मिल जाएगा, और जब अनफेवरेबल काउंट करोगे 2 मिल जाएगा। यानी कि ये वाला इवेंट ए के लिए फेवरेबल इतना हुआ, इवेंट ए के लिए अनफेवरेबल इतना हुआ। तो अगर इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, मतलब इस इवेंट के कॉम्प्लीमेंट का यह प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी आ गया तो उस इवेंट का भी प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। मतलब समझा हम ए रहे हैं कि किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालने जा रहे हैं और उसका फेवरेबल केस काउंट करना बहुत मुश्किल हो, बहुत ज़्यादा लेंदी जा रहा है, तो उसका फेवरेबल केस न काउंट करके, मतलब उस इवेंट का, जिस इवेंट का हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए, उस इवेंट का फेवरेबल ना काउंट करके उसके कॉम्प्लीमेंट का फेवरेबल काउंट करेंगे। तो उसके कॉम्प्लीमेंट का जब फेवरेबल काउंट करेंगे तो कम आएगा, क्योंकि ये वाला ज्यादा आ रहा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट का तो ऑफकोर्स कम ही आएगा ना। और जब और क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी निकाल के और उसके हेल्प से किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी का सम और उसके कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा। इस फॉर्मूला के हेल्प से जो हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए उसका आंसर देंगे। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे हम लोग कर रहे थे कि 3 डाई को जब हम थ्रो करेंगे तो मैक्सिमम सम 18 होगा, मिनिमम सम 3 होगा, और कह रहा है कि तीनों पर सम कम से कम 6 होना चाहिए। तो कम से कम 6 मतलब 6, 7, 8, 9, 10 सब चलेगा, तो बारी बारी से केवल 6 के लिए ही बहुत ज़्यादा केस होगा, फिर 7 के लिए, फिर 8 के लिए। तो देखने से ही लग रहा है कि बहुत लेंदी चला जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि हम इसके कॉम्प्लीमेंट पे आते हैं। ई क्या है, इवेंट ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ एटलीस्ट 6। तो ई कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो इवेंट ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ लेस देन 6। ठीक है, ई क्या है, तो कम से कम सम 6। ई में क्या हो रहा है, तो ई में कम से कम सम 6 आ रहा है, तो ई कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, तो सम कम से कम 6 नहीं होगा, तो कम से कम सम 6 नहीं होगा तो क्या होगा, तो सम 6 से छोटा होगा। तो 6 से छोटा कहने का मतलब क्या क्या चलेगा, 5 चलेगा, 4 चलेगा, 3 चलेगा, यही 3 होगा। यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, इवेंट ऑफ गेटिंग सम 3 और 4 और 5, मतलब क्या होगा, 3 होगा, सम क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, क्योंकि
3 से छोटा तो सम हो नहीं सकता क्योंकि 3 डाई को हम थ्रो कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना सब। तो यहाँ पे अब यहाँ से देख लो 3 ही काउंट करना है। इसके कॉम्प्लीमेंट में इसके कॉम्प्लीमेंट के फेवरेबल के लिए 3 ही के लिए काउंट करना है। सम 3 हो जाए तब देखना है, सम तीनों पे 4 हो तब देखना है, 5 हो तब देखना है। वहां तो बहुत सारा काउंट करना था। सम 6 हो जाए तो भी 7 8 9 10 से लेकर 18 तक जाना था, तो इसलिए कॉम्प्लीमेंट पे है। तो एक बार फिर से अगर समझ में नहीं आया तो यहाँ पे ई क्या है, सम क्या कम से कम 6 आने का, तो सम कम से कम 6, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो सम लेस देन 6, तो लेस देन 6 मतलब 5 4 या 3। अच्छा, अगर मान लो यहाँ पे क्वेश्चन ये होता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ एटमोस्ट 6, एटमोस्ट 6 कहने का मतलब सम ज्यादा से ज्यादा 6 होना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा 6 होना चाहिए, यानी सम 6 होगा तो भी चलेगा, 5 होगा तो भी चलेगा, 4 होगा तो भी चलेगा, 3 होगा तो भी चलेगा। तो अगर लैंग्वेज चेंज करेगा तो क्वेश्चन भी चेंज हो जाएगा। कहेगा कि सम एटमोस्ट 6, एटमोस्ट 6 करने का मतलब ज्यादा से ज्यादा 6, तो ज्यादा से ज्यादा 6 होना चाहिए, मतलब 6 चलेगा, 5 चलेगा, 4 भी चलेगा, 3 भी चलेगा। ठीक है, एग्जैक्टली 6 करता है तब तो आसान है, केवल सम 6 ही होना चाहिए। खैर ये समझ में आया, तो अब काउंट कर लो इसका फेवरेबल। तो सम तीनों पे 3 होना चाहिए, तो पहले सम 3 देख लेते हैं। तो 3 एक ही तरीका से सम हो सकता है तीनों पे जब 1 आ जाए। फिर सम 4 होना चाहिए, तो ऐसा करते हैं पहला पे 1, दूसरा पे 1 और दूसरा पे 2, सम क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसी को इधर उधर करो, 1 2 1 फिर 2 1 1। ठीक है, मतलब 2 डाई पे 1 और 1 डाई पे 2, तब सम क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। और सम 4 आ जाएगा तो कितना तरीका से हो सकता है, तो पहला पे 1, दूसरा पे 1, तीसरा पे 2, या पहला पे 1, दूसरा पे 2, तीसरा पे 1, या पहला पे 2, दूसरा पे 1, तीसरा पे 1, ये सब काउंट करना होगा ना। चलो, तो सम 4 हो गया। और कुछ हो सकता है क्या, तो अब नहीं हो सकता, यही होगा सम 4 के लिए। अब सम 5 के लिए देखो, तो सम 5 होना चाहिए, तो पहला पे 1, दूसरा पे 1, तीसरा पे 3। अब इसी को करो, 1 3 1 3 1 1, ये होगा। और भी हो सकता है, तो और भी हो सकता है, पहला पे 2, दूसरा पे 2, तीसरा पे 1, हो सकता है ना। या पहला पे 2, दूसरा पे 1, तीसरा पे 2, या पहला पे 1, दूसरा पे 2, तीसरा पे 2, यही सम क्या हो सकता है 5 हो सकता है। और नहीं होगा, करके देखो नहीं होगा। तो कितना आ गया, एन ई कॉम्प्लीमेंट, एन ई कॉम्प्लीमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी आ गया 10। तो हम पी ई कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो पी ई कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा एन ई कॉम्प्लीमेंट बाई एन एस। तो एन ई कॉम्प्लीमेंट 10 बाई 216, यानी 5 बाई 108। कैंसिल करेंगे तो 2 से कैंसिल करेंगे 5, यहाँ 108। हमें तो क्या चाहिए, हमें पीई कॉम्प्लीमेंट नहीं चाहिए, हमें तो पीई चाहिए। तो पीई क्या हो जाएगा 1 माइनस पीई कॉम्प्लीमेंट, यानी 1 माइनस 5 बाई 108, यानी कितना हो जाएगा 108 माइनस 5, यानी 103 बाई 108। यही आंसर होगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन है जिसमें फेवरेबल बहुत ज़्यादा आने लगे तो क्या करेंगे कि फेवरेबल जब बहुत ज़्यादा आने लगे तब करेंगे क्या कि इसके कॉम्प्लीमेंट के तरफ से सोचेंगे। ठीक है, छापो इसको। देखिए इस क्वेश्चन को, करेक्ट 2 cards are drawn at random from a pack of 52 cards. What is the probability that both the drawn card are aces? कह रहा है कि 52 कार्ड में से 2 कार्ड को हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि दोनों का दोनों कार्ड एस हो जाए। तो सॉल्यूशन हम मान लेते हैं, लेट एस बी द सैंपल स्पेस, एस इज सैंपल स्पेस। तो पी एस कितना होगा, तो पी एस यानी टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा। तो बहुत लोग तुरंत बोल देगा कि 52 ही होगा, तुरंत एक झटका में ही बोलता है
कि 52 कार्ड है तो टोटल सैंपल स्पेस 52 होगा, तो नहीं। अगर 52 कार्ड में से एक कार्ड अगर निकालते तब टोटल सैंपल स्पेस 52 होता, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 52 कार्ड में से कितना कार्ड निकाल रहे हैं, 2 कार्ड निकाल रहे हैं, तब टोटल सैंपल स्पेस 52 नहीं होगा, अलग होगा। क्या होगा, चलो इसको समझाते हैं। मान लो मेरे पास 3 नंबर है, 1 2 और 3, 3 नंबर है। इन तीनों में से एक नंबर को हमें सेलेक्ट करना है, तो कितना तरीका से सेलेक्ट किया जा सकता है, तो 3 तरीका से सेलेक्ट किया जा सकता है। कैसे, या तो 1 को करेंगे, या 2 को करेंगे, या 3 को करेंगे। 1 को करेंगे तो एक तरीका, 2 को किए सेलेक्ट, वो भी एक तरीका, 3 को किए वो भी एक तरीका, तो तीनों को ऐड करेंगे कितना हो गया, 3 तरीका। यानी 3 नंबर है और 3 नंबर में से कोई एक नंबर को अगर सेलेक्ट करना है तो कितना तरीका से सेलेक्ट कर सकते हैं, तो 3 तरीका से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इन 3 नंबर में से हमें 2 नंबर को सेलेक्ट करना है, तब क्या हम 3 ही तरीका से सेलेक्ट कर सकते हैं, तब तो 3 तरीका नहीं होगा, तब तो कुछ अलग हो जाएगा। ऐसे होगा, 3 में से 2 नंबर को सिलेक्ट करना है तो 1 2 हो सकता है। अच्छा, इसमें भी 3 ही आ जाएगा, इसमें भी 3 आ जाएगा, तो एग्जाम्पल थोड़ा सा एक नंबर बढ़ाते हैं समझाने के लिए। चलो फिर से आओ, फिर से स्टार्टिंग। क्या है, 4 नंबर है, 4 नंबर में से अगर हमें कोई एक नंबर को सिलेक्ट करना होता तो 4 में से कोई एक को सेलेक्ट करेंगे तो कितना तरीका से सेलेक्ट करेंगे, 4 तरीका। कैसे, या तो 1 को करेंगे, या 2 को करेंगे, या 3 को करेंगे, या 4 को करेंगे। 1 को करेंगे तो भी एक तरीका, 2 को करेंगे तो भी एक तरीका, 3 को करेंगे तो भी एक तरीका, 4 को करेंगे तो भी एक ही तरीका, ठीक है। यानी इन चारों को ऐड करेंगे तो यानी क्या हो जाएगा, 4 तरीका से सिलेक्ट होगा। इन 4 नंबर में से एक नंबर को सिलेक्ट करने के तरीकों की संख्या कितना होगा, 4। लेकिन इन 4 नंबर में से अगर हम 2 नंबर को सिलेक्ट कर रहे हैं, इन 4 नंबर में से 2 नंबर को सिलेक्ट करें, तब क्या सिलेक्ट करने का तरीका 4 होगा, तो नहीं, तब 4 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो इन 4 में से 2 को सिलेक्ट करेंगे तो देखो क्या क्या हो सकता है, 1 2 कर लेंगे सिलेक्ट तो भी चलेगा, 1 3 हो सकता है, 1 4 हो सकता है, फिर मिडिल ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट दो भाई जी, या 2 3 कर लेंगे सेलेक्ट तो भी चलेगा, 2 4 करेंगे तो भी चलेगा, 3 4 करेंगे तो भी चलेगा। तो काउंट करो कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 तरीका आ गया। यानी 4 नंबर में से 2 नंबर को सिलेक्ट करना है तो कितना तरीका से सिलेक्ट कर सकते हैं, 6 तरीका से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब 6 तरीका सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर 4 नंबर में से एक नंबर को सिलेक्ट करना होता तो 4 ही तरीका होता, लेकिन 4 नंबर में से 2 नंबर को सिलेक्ट करना है तो 6 तरीका आया। 4 नंबर में से 3 नंबर को सिलेक्ट करना होता कुछ अलग तरीका आ जाएगा। तो क्वेश्चन तो कुछ ऐसा ही है ना, यहाँ पे एक कार्ड थोड़ी ड्रॉ कर रहे हैं। अगर 52 कार्ड में से एक कार्ड को हम निकालते तब कितना तरीका से निकाल सकते हैं, तो जितना तरीका से निकाल सकते हैं वही सैंपल स्पेस होगा। तो 52 कार्ड में से एक कार्ड को अगर हम निकालते तो 52 तरीका से ही निकालते, क्योंकि 52 कार्ड है उसमें से एक ही कार्ड को निकालना है तो कितना तरीका से निकालेंगे, तो 52 तरीका से निकाल सकते हैं। तो जितना तरीका से निकाल सकते हैं वही सैंपल स्पेस होगा, तब 52 होता। कब 52 आया, जब 52 कार्ड में से केवल एक कार्ड को हम निकाल रहे हैं तब सैंपल स्पेस 52 आया। लेकिन अगर 52 कार्ड में से 2 कार्ड को हम निकालते तब तो 2 नहीं आएगा, तब तो 52 नहीं आएगा, तब तो कुछ अलग आ जाएगा। क्या अलग आएगा, इस पे आते हैं। मान लो इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, जब भी अगर एक से ज्यादा कार्ड अगर सेलेक्ट हो या एक से ज्यादा नंबर सेलेक्ट हो, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो, तब कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। क्या है कॉम्बिनेशन, तो NCR, चलो यहाँ देख लेते हैं, नंबर ऑफ, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़े हो गए, नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ R ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ N डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इक्वल टू NCR। यानी N ऑब्जेक्ट्स में से R ऑब्जेक्ट को अगर सेलेक्ट करना है तो कितना तरीका से सेलेक्ट करेंगे, NCR तरीका से।
NCR क्या होता है, n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। और आपको मालूम होगा कि फैक्टोरियल क्या होता है, तो चलो यहाँ पे जो 6 आया उसको भी दिखाई देते हैं। 4 ऑब्जेक्ट में से या 4 नंबर में से 2 नंबर को सिलेक्ट करना है, कितना तरीका, 4C2 तरीका। NCR, n का काम 4 कर रहा है, r का काम 2 कर रहा है, तो फॉर्मूला से याद रखना है NCR इक्वल टू क्या, n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो क्या होगा 4 फैक्टोरियल बाई 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल यानी 4 3 2 1 और 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, यहाँ 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, 2 और 2 4, 3 इंटू 2 कितना आ गया 6। तो समझ में आ गया कि जब एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तब तो सीधा सीधा हो जाता है, लेकिन एक से ज्यादा अगर हो जाए तब क्या होगा, कॉम्बिनेशन एंट्री मारेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो 52 कार्ड में से 2 कार्ड को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो सैंपल स्पेस टोटल नंबर ऑफ NS, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा, तो NS क्या होगा, तो नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 2 कार्ड्स आउट ऑफ 52 कार्ड्स, यानी कि 52 कार्ड में 2 कार्ड का सिलेक्शन, कितना 52C2, जो भी होगा अपना लिख लेना, कर सकते हैं 52 फैक्टोरियल बाई 52 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, कुछ नंबर आएगा। हमें क्या चाहिए कि दोनों का दोनों कार्ड एस हो जाए। तो मान लेते हैं लेट E इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग 2 एसेस, यानी E क्या मान लिए, तो 2 एस आ जाए उसका इवेंट मान लिए। अब टोटल एस कितना होता है 4, टोटल 4 होता है। अब 4 एस में से हमें 2 एस लाना है, तो फिर तो वही कहानी हो गया ना, 4 एस में से अगर 1 एस लाना होता तो फेवरेबल मेरे लिए 4 ही होता, लेकिन 4 में से क्या कर रहे हैं 2 एस ला रहे हैं, तो फेवरेबल क्या होगा 4C2 होगा। 4C2 क्यों, तो 4 एस में से 2 एस सेलेक्ट करने का जितना भी तरीका हो सकता है वो सब मेरे लिए फेवरेबल होगा। तो या इसी को लिख सकते हैं, यहाँ पे ई क्या, इवेंट ऑफ गेटिंग 2 एसेस, या क्या होगा, इसी को लिख सकते हैं कि सिलेक्शन ऑफ 2 एसेस आउट ऑफ 4 एसेस। 4 ही एस होता है टोटल 52 में, तो 4 एस में 2 एस सेलेक्ट करने का तरीका कितना 4C2। तो हमें क्या निकालना है PE, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 एसेस, तो क्या हो जाएगा NE बाई NS, यही तो NE आया ना, यही तो NE आया, ये NE है सब। तो NE कितना हो गया 4C2 और NS कितना हो गया 52C2। इसको सिंप्लीफाई कर लो, वही आंसर होगा। तो उम्मीद है सब समझ में आ गया होगा कि जब एक कार्ड या एक नंबर सेलेक्ट करने की बात हो तो सीधा सीधा काउंटिंग से ही हो जाता है, लेकिन एक से ज़्यादा अगर हो तब क्या होगा, कॉम्बिनेशन एंट्री मारेगा। और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला याद रखना है कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, तो कितना तरीका से सिलेक्ट कर सकते हैं, NCR तरीका से। छापिए, देखिए ऑड इन फेवर एंड ऑड अगेंस्ट ऑफ एन इवेंट ए। किसी इवेंट का ऑड इन फेवर या ऑड अगेंस्ट क्या होता है, तो इन एन एक्सपेरिमेंट नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ऑफ इवेंट ए इक्वल टू m एंड नंबर ऑफ अनफेवरेबल केसेस ऑफ इवेंट ए इक्वल टू n। मान लेते हैं किसी एक्सपेरिमेंट में इवेंट ए के लिए नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस m है और नंबर ऑफ अनफेवरेबल केसेस n है, तो टोटल आउटकम्स क्या होगा एक्सपेरिमेंट का, तो m प्लस n। मालूम ही है कि फेवरेबल और अनफेवरेबल को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम्स हो जाएगा। तो टोटल आउटकम्स एक्सपेरिमेंट का क्या होगा m प्लस n। तो ऑड इन फेवर ऑफ इवेंट ए का ऑड इन फेवर होगा m बाई n यानी नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस फॉर इवेंट ए बाई नंबर ऑफ अनफेवरेबल केसेस फॉर इवेंट ए। और ऑड अगेंस्ट ऑफ इवेंट ए इक्वल टू क्या होगा, तो n बाई m यानी नंबर ऑफ अनफेवरेबल केसेस फॉर इवेंट ए बाई नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस फॉर इवेंट ए। मतलब किसी इवेंट का ऑड इन फेवर निकालना है तो उस इवेंट का फेवरेबल ऊपर अनफेवरेबल नीचे।
और ऑड अगेंस्ट निकालना है तो अनफेवरेबल ऊपर फेवरेबल नीचे, बहुत आसान फॉर्मूला है। ऑड इन फेवर निकालना है तो फेवरेबल बाई अनफेवरेबल, और ऑड अगेंस्ट निकालना है तो अनफेवरेबल बाई फेवरेबल, बहुत आसान। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी तो पहले से ही मालूम है, प्रोबेबिलिटी इवेंट ए का क्या होगा, तो ए के लिए फेवरेबल बाई टोटल, तो ए के लिए फेवरेबल क्या है एम उसका नंबर, और टोटल क्या है एम प्लस एन, ठीक है। तो इसको याद रखना है कि किसी इवेंट का ऑड इन फेवर क्या होता है, फेवरेबल बाई अनफेवरेबल, और ऑड अगेंस्ट क्या होगा, अनफेवरेबल बाई फेवरेबल। देखते हैं क्वेश्चन, करे फाइंड द प्रोबेबिलिटी odd in favor and odd against occurrence of number divisible by 3 when a dice is thrown। करे कि जब एक डाई को थ्रो किया गया तो तीन से डिविजिबल नंबर आने का प्रोबेबिलिटी बताइए, उसका ऑड इन फेवर बताइए और उसका ऑड अगेंस्ट बताइए। तो एक डाई को थ्रो करेंगे तो सिंपल स्पेस क्या होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मान लेते हैं लेट E इक्वल टू event of getting number divisible by 3, ठीक है, डिविजिबल बाई 3। तो क्या क्या हो सकता है, तो 3 से डिविजिबल नंबर क्या क्या हो सकता है, या तो 3 होगा या 6 होगा। तो इवेंट ई के लिए यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस और इवेंट ई, तो फेवरेबल केसेस इवेंट ई के लिए नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस एन बोल रहे हो कितना होगा, तो 2 ही होगा, या तो 3 या 6। तो नंबर ऑफ अनफेवरेबल केसेस फॉर इवेंट ई, उसको अगर हम एन बोले तो कितना आ जाएगा 4, क्यों 2 3 और 6 इसमें आ गया तो जो बच गया वही ना आएगा अनफेवरेबल में, तो 4 हो गया। तो हमें क्या निकालना है, ऑड इन फेवर ऑफ इवेंट ई। तो इवेंट ई का ऑड इन फेवर, तो फेवरेबल बाई अनफेवरेबल यानी 2/4 यानी कितना 1/2, ठीक है। और ऑड अगेंस्ट ऑफ इवेंट ई, तो अनफेवरेबल बाई फेवरेबल, तो 4/2 यानी कितना 2। तो यहां से क्लियर हो गया होगा कि इवेंट का अगर हमें ऑड इन फेवर निकालना है तो फेवरेबल बाई अनफेवरेबल, और ऑड अगेंस्ट निकालना है तो अनफेवरेबल बाई फेवरेबल। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया था, इस क्वेश्चन में बोल रहा था कि एक डाई को हम थ्रो किए तो 3 से डिविजिबल नंबर आने का प्रोबेबिलिटी भी बताइए। तो प्रोबेबिलिटी पी क्या हो जाएगा, तो फेवरेबल कितना 2 बाई टोटल कितना 6, तो 2/6 यानी 1/3, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा, छापो। चलो 1 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे और खत्म करते हैं आज का कार्यक्रम, बहुत हुआ। करेलेट ऑड इन फेवर ऑफ एन इवेंट बी 3/5, यानी किसी इवेंट का ऑड इन फेवर 3/5 है। तो ऑड इन फेवर मतलब फेवरेबल बाई अनफेवरेबल, यानी ऑड इन फेवर होगा, तो ऑड इन फेवर 3/5 है, यानी m/n 3/5 है। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि m 3 होगा और n कितना होगा 5 होगा, करेक्ट बोल दो। तो कह रहे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ द इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट, तो उस इवेंट के ऑकरेंस का प्रोबेबिलिटी फेवरेबल बाई टोटल, यही होगा ना, किसी इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा फेवरेबल बाई टोटल। फेवरेबल कितना m यानी 3 और टोटल कितना 3 + 5 8, यही आंसर होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। यहाँ पे ऑड इन फेवर दे दिया, उसका प्रोबेबिलिटी इवेंट का पूछ दिया, ऐसे भी दे सकता है प्रोबेबिलिटी दे देगा, उसका ऑड इन फेवर या ऑड अगेंस्ट पूछ सकता है, जैसा कि अगला क्वेश्चन कर है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑकरेंस ऑफ ए सर्टेन इवेंट ई इज 3/11, यानी किसी इवेंट ई के होने का प्रोबेबिलिटी 3/11 है। प्रोबेबिलिटी मतलब फेवरेबल बाई कितना टोटल, फेवरेबल बाई टोटल, यानी यहाँ से अगर तुम देखो तो m 3 होगा
और n प्लस n 11 होगा, तो n कितना हो जाएगा 11 माइनस 3 यानी कि 8 हो जाएगा। क्लियर। तो फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है हमें, ऑड इन फेवर ऑफ इट्स ऑकरेंस। तो ऑड इन फेवर ऑफ इट्स ऑकरेंस यानी इवेंट ई के लिए ऑड इन फेवर, यानी ऑड इन फेवर ऑफ इवेंट ई इक्वल टू क्या होगा, फेवरेबल बाई अनफेवरेबल। फेवरेबल कितना 3/8। और सेकेंड नंबर ऑड एगेंस्ट ऑफ इवेंट ई, तो अनफेवरेबल बाई फेवरेबल, यानी अनफेवरेबल यानी 8/3। तो यही आंसर हुआ। तो फेवरेबल और मतलब ऑड इन फेवर और ऑड अगेंस्ट का क्वेश्चन बन जाएगा। कब पूछ दे अगर किसी इवेंट का, जैसे किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो बता सकते हैं। यही अगर किसी इवेंट का ऑड इन फेवर या ऑड अगेंस्ट पूछे तो भी बता सकते हैं। बस करना क्या है, उस इवेंट का फेवरेबल तो मालूम ही हो जाएगा, जैसे पहले मालूम करते थे। अनफेवरेबल वो भी मालूम हो जाएगा। नहीं डायरेक्ट मालूम हो तो फेवरेबल मालूम है और टोटल मालूम है, तो टोटल में से फेवरेबल सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, अनफेवरेबल। तो उस इवेंट का फेवरेबल और अनफेवरेबल मिल गया, तो ऑड इन फेवर उस इवेंट का क्या होगा, फेवरेबल बाई अनफेवरेबल। और ऑड अगेंस्ट क्या होगा, तो अनफेवरेबल बाई फेवरेबल। तो क्वेश्चन किस टाइप का पूछ सकता है, तो यहाँ पे 3 टाइप का देखिए यही क्वेश्चन आ सकता है। ऑड इन फेवर दे देगा, प्रोबेबिलिटी पूछ देगा। ऑड अगेंस्ट दे देगा, प्रोबेबिलिटी पूछ देगा। या प्रोबेबिलिटी दे देगा, ऑड इन फेवर या ऑड अगेंस्ट पूछेगा। बहुत हो गया ऑड ऑड। छापो और क्वेश्चन बनाओ जाकर, कम से कम 11th का क्वेश्चन बना लो। अगले वीडियो से अब 12 के लिए होगा।